हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 33, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी PYQs हैं, उन सभी का डिस्कशन इस पूरी सीरीज में होने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस पूरे बैच को यहाँ पे फॉलो करना है। इसमें दो फीचर्स यहाँ पर ये हैं, अगर आपको इन सभी वीडियोस को फ्री में एक्सेस करना है तो आपको हमारा जो चैनल है दैट इज़ करंट अफेयर्स बाय रवि, उसको विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके फ्री PDF नोट्स, साथ ही में फ्री अनलिमिटेड टेस्ट को अवेल करना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो, साथ ही में रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच इसको ज्वाइन करना है। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको एप्लीकेशन पर डेली क्लासेस मिलेंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट होगा, साथ ही में जितने भी आपके PYQs है उनका भी डिस्कशन होगा। जितने भी आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये पूरी सीरीज यहाँ पे बायलिंगुअल फॉर्मेट में होगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको परचेज करना हमारा बैच, जिसका नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पर GK GS के पेड वीडियोस में, यानी कि 10,000 GK GS का यहाँ पे पूरा MCQ बैच। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर जी ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार यहाँ पर जीता था। तो अगर हम बात करें लता मंगेशकर जी की, तो हम सभी जानते हैं काफ़ी जानी मानी, काफ़ी फेमस सिंगर हैं। और साल 2001 में इनको भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है, यानी कि भारत रत्न, उससे इन्हें नवाजा गया था। तो आपको इसमें ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर A के बारे में, ठीक है। तो साल 2001 में जो भारत की सबसे प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है उनका नाम है क्या लता मंगेशकर। तो इन्हें ही यहाँ पे भारत रत्न ये दिया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसमें ऑप्शन नंबर A आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी कुछ समय पहले ही इनका यहाँ पे निधन हुआ था, तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि लता मंगेशकर जी का जो है वो निधन कब हुआ था, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। इनका ईयर आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इज यहाँ पे जाएगा 2020। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें लठमार होली की, तो ये काफ़ी फेमसली सेलिब्रेट होती है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लठमार होली मुख्य रूप से होली का ही एक त्योहार, मतलब होली का ही एक यहाँ पे रूप है जिसको मुख्यतः उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और हालांकि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाते हैं, पर अगर हम लठमार होली की बात करें तो स्पेसिफिकली जो बरसाना और नंदगांव वाला एरिया है वहाँ पर लठमार होली काफ़ी खेली जाती है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर A आप लोगों को ध्यान रखना है। लठमार में बेसिकली जो लठ होता है ना, लठ मतलब एक काइंड ऑफ स्टिक, उससे यहाँ पे लाठियों से मारना, बेसिकली इसको आप समझ सकते हो। तो इसमें लाठियों से यहाँ पे मारा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर A आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI, इसका मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें BCCI की, जो कि एक यहाँ पे जो भी क्रिकेट होते हैं ना भारत में, उसको कंट्रोल करने की एक बॉडी होती है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो D है वो आपको ध्यान रखना है। तो BCCI का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। और अभी काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि अभी BCCI के 37वें अध्यक्ष यहाँ पे चुने गए हैं, जिनका नाम है मिथुन मनहास। और ये क्वेश्चन PYQ में भी, मतलब एक बार ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, साथ ही में जो भी KBC हुआ है ना उसमें भी एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो मिथुन मनहास ये बने हैं BCCI के यहाँ पे जो है अध्यक्ष। और इसका मुख्यालय ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन ये हुआ था 1928 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि गोविंद जी नृत्यालय निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करें गोविंद जी जो नृत्यालय है, ये आपको बेसिकली मणिपुर राज्य में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी आप लोगों को ध्यान रखना है। मणिपुर में जो इम्फाल है वहाँ पर ये पूरा एक नृत्य विद्यालय है। इसकी स्थापना साल 1972 में गुरु विपिन सिंह के द्वारा की गई थी, जो कि काफ़ी फेमस एक मणिपुरी नर्तक है और कोरियोग्राफर और साथ ही में शिक्षक है। तो साल 1972 में विपिन सिंह जी के द्वारा इसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी मणिपुर के इम्फाल में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या फिर जो टांका है उसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो आज भी अगर हम बात करें कुंड का उपयोग, ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में काफ़ी देखने के लिए मिलता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, दैट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कुंड और टांका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है किस चीज़ का, यानी कि कुंड का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। कुंड या टांका ये होता क्या है, तो बेसिकली गोलाकार भूमिगत कुएं होते हैं, ठीक है, और इसी में ना पानी को स्टोर करके रखा जाता है। तो ध्यान रखना आपको, कहाँ पर, राजस्थान में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत का पहला गोल्फ क्लब ये किस शहर में स्थित है। तो भारत का पहला गोल्फ क्लब की अगर हम बात करें तो ये आपको कोलकाता शहर में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसकी स्थापना होती है 1829 में, और इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। और ये भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला यहाँ पे गोल्फ क्लब, और इसकी शुरुआत ब्रिटिश उपनिवेशक काल के दौरान भी यहाँ पर की गई थी। और ये अगर हम इसकी बात करें, इसका नाम क्या था, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसका नाम यहाँ पर जाएगा रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा उत्सव सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए धन्यवाद देने हेतु समर्पित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलिब्रेशन इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड हिज वाइफ उषा टू थैंक देम फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ एंड फॉर द ग्रांटिंग विशेस। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जो कि काफ़ी फेमसली सेलिब्रेट होता है बिहार वाले रीजन में, ठीक है। तो बिहार में काफ़ी फेमसली मनाते हैं छठ पूजा, जो कि भगवान सूर्य देव की यहाँ पे आराधना करने के लिए मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो छठ जो पूजा है वो मुख्य रूप से हिंदू त्योहार है, जो कि भगवान सूर्यदेव और उनकी जो पत्नी है उषा उनको समर्पित है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन का आशीर्वाद प्रदान करने और उन्हें धन्यवाद व्यक्त करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया था, यानी कि एट विच ओलंपिक्स वाज खो खो फीचर्ड इन एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम। तो ये यहाँ पर हुआ था साल 1936 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो साल 1936 में ओलंपिक के दौरान में मुख्य स्टेडियम में खो खो को एक प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। और 1936 के जो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, ये मुख्य रूप से जर्मनी का जो बर्लिन शहर है वहाँ पर इनका आयोजन किया गया था। तो जर्मनी के बर्लिन शहर में पहली बार साल 1936 में जो खो खो खेल है उसको फीचर्ड किया गया था एज एन एग्जीबिशन इन द मेन स्टेडियम। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल की बात करें तो हर साल इसका जो आयोजन है वो यहाँ पे करती है मध्य प्रदेश की सरकार, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसका आयोजन ये यहाँ पर किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हर साल दिसंबर महीने में ग्वालियर जिले के बेहट गांव में इसका आयोजन यहाँ पे किया जाता है। और ये समारोह मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी और जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बड़ा और काफ़ी फेमस त्यौहार है। दैट इज़ नॉट त्यौहार, अ काइंड ऑफ फेस्टिवल और समारोह जिसका नाम है तानसेन संगीत समारोह, जो कि होता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तानसेन जी की जो समाधि है ना उसी के पास में इसका आयोजन होता है। और हर साल मुख्य रूप से जो दिसंबर माह है ना उसमें आमतौर पर 4 से 5 दिन के लिए इसका आयोजन किया जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से कौन द इंडियन स्ट्रगल इस पुस्तक के लेखक हैं? तो इंडियन स्ट्रगल नाम की जो ये पुस्तक है, इसके लेखक ये यहाँ पर हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सुभाष चंद्र बोस की बात करें, द इंडियन स्ट्रगल की ये यहाँ पर लेखक है, और इन्होंने ये पुस्तक 1920 से 1934 के बीच में यहाँ पर लिखी गई थी, मतलब इस दौरान इन्होंने इसको लिखा था। और बेसिकली इसकी बात करें, इसके जो राइटर है वो कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी को किस उच्च न्यायालय में नियुक्त यहाँ पर किया गया था? तो अगर हम बात करें अन्ना चांडी की, तो ये फर्स्ट इंडियन वीमेन है टू सर्व एज अ जज एट दी हाई कोर्ट। तो ये यहाँ पर चुनी गई थी कौन से हाई कोर्ट की एज अ काइंड ऑफ न्यायाधीश के रूप में? तो ये चुनी गई थी यहाँ पे जो केरल हाई कोर्ट है उसकी न्यायाधीश के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की, तो भारत में एट प्रेजेंट में कुल मिला के 25 हाई कोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसी की पहली भारतीय महिला जो यहाँ पे बनी थी न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली, तो वो बनी अन्ना चांडी, जो कि बिलोंग करती है कहाँ से, मतलब कौन से उच्च न्यायालय से? केरल उच्च न्यायालय से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 1959 से लेकर 1967 के बीच में कि इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने यहाँ पे कार्य भी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय बांसुरी वादक जिनका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साल 2000 की बात करें तो इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है पद्म विभूषण, इससे यहाँ पे नवाजा गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये कौन सा है? तो ये है यहाँ पे भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? पद्म विभूषण। तो साल 2000 में इन्हें इसी पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया था। एग्जाम में ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध ये किस चीज़ से है, तो आपको ध्यान रखना है ये बहुत ही फेमस एक बांसुरी वादक है। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने किस वर्ष में पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है उसको जीता था? तो अगर हम बात करें कौन से वर्ष में पहली बार भारतीय आईसीसी मेंस क्रिकेट ओडीआई मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को यहाँ पर जीता था? तो इसको यहाँ पर जीता था साल 1983 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, किसको हराकर? वेस्ट इंडीज़ की टीम को हराकर। एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि भारत ने किस देश की टीम को हराकर साल 1983 में अपना पहला वर्ल्ड कप यहाँ पर जीता था? तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को हराकर इन्होंने अपना जो ये फाइनल है इसको जीता था। उस टाइम पे जो फाइनल्स थे वो हुए कहाँ पर थे? तो ये हुए थे लंदन में। और एट प्रेजेंट में आईसीसी की बात करें, इसके चेयरमैन कौन है? तो हो जाएंगे यहाँ पे कौन, नाम है इनका जय शाह, और इसके जो सीईओ है वो कौन है? तो वो है यहाँ पे संजोग गुप्ता। तो इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो अगर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग की, तो साल 2014 में इसका पहला एडिशन यहाँ पे शुरू किया गया था। तो इसमें आपको ईयर इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2014 में पहली बार जो है प्रो कबड्डी लीग की स्थापना यहाँ पर की गई थी, और पहला इसका संस्करण भी उसी दौरान में यहाँ पे खेला गया था। और पहली बार कबड्डी सम्मान 2014 में इसको जयपुर पिंक पैंथर्स ने यहाँ पर जीता था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला एंड साथ ही में नागौर मेला और उर का मेला, ये किस राज्य के लोकप्रिय मेले और त्योहार है? तो देखिए इसमें 4 प्रकार के मेले यहाँ पे लिखे गए हैं, दैट इज गणगौर, पुष्कर, नागौर और यहाँ पे उर का मेला। अगर आपको ये दोनों पता है तो तब भी आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन दोनों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अगर हम बात करें नागौर की साथ ही में उर का मेला, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, बट अगर आपको इनमें से कोई भी पता है तो आप इसका आंसर यहाँ पे निकाल सकते हो। तो गणगौर की बात करें, मुख्य रूप से ये बनता है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए गणगौर फेस्टिवल हो, पुष्कर मेला हो, नागौर मेला हो या फिर उरका मेला, ये चारों ही मेले काफ़ी फेमस तरीके से मनाए जाते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें पुष्कर मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला की बात करें तो ये एक तरीके से इसको ऊंट मेला भी कहा जाता है, और दुनिया के सबसे बड़े ऊंट और पशु मेले में से एक है ये, दैट इज पुष्कर मेला। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा,
कौन सा बंदरगाह उपग्रह बंदरगाह के रूप में भी विकसित किया गया है, यानी कि विच पोर्ट इज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कौन से पोर्ट की, यानी कि इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम नवा शेवा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार हल्दिया जो पोर्ट है ना कोलकाता में, उसको भी एक तरीके से यहाँ पे सैटेलाइट पोर्ट के नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो इसमें आपको ये वाला ऑप्शन ध्यान रखना है, और कई बार हल्दिया को भी यहाँ पे रेफर कर दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, इसी को ही नवा सेवा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 13 ताली लोक नृत्य मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में ये मनाया जाता है। तो 13 ताली की बात करें, अगेन आपको राजस्थान से इसको रिलेट करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले हमने गणगौर, साथ ही में पुष्कर मेला, नागौर मेला और उरका मेला, इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। और अभी आप लोगों को ध्यान रखना है 13 ताली लोक नृत्य के बारे में, जो कि मुख्य रूप से बनता है कहाँ पे, राजस्थान में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। और ये आमतौर पर जो कमर जनजाति है ना, उसके द्वारा इसको यहाँ पे मनाया जाता है, जो अक्सर लोक देवता बाबा रामदेव को समर्पित भक्ति प्रदर्शन से जुड़ा हुआ यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन होगा, समता सैनिक दल की स्थापना साल 1927 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। तो समता सैनिक दल की अगर हम बात करें तो 1927 में इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, और इसकी जो स्थापना थी वो करी थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना होती है, और वो करी थी जो यहाँ पे है कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। अगर हम इनकी बात करें तो इनका पूरा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, और ये एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। और 1927 में जब ये जो समता सैनिक दल है इसका यहाँ पे स्थापना होती है, तो इसका उद्देश्य बेसिकली जो उत्पीड़ित वर्ग है उनकी सुरक्षा, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पूरे संगठन की स्थापना यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये कब शुरू की गई थी। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य से बीमा योजना, इसकी शुरुआत ये होती है साल 2008 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा साल 2008 में इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी, और इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से जो नीचे परिवारों का जो स्वास्थ्य बीमा जो है कवरेज उनको प्रदान करना। और इस योजना के तहत में जो लाभार्थी वो अधिकांश बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर उनको यहाँ पे तकरीबन 30,000 रुपये तक का जो एक तरीके से हेल्थ कवरेज देने की बात इस पूरी योजना में की गई थी। हालांकि आज के समय में तो आयुष्मान कार्ड वगैरह यहाँ पर इशू हो चुके हैं, बट अगर हम इस स्कीम की बात करें दैट इज़ यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा की, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कौन से ईयर की, दैट इज़ 2008 की। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को हम किस रूप में जानते हैं। तो जो अपर हाउस होता है ना स्टेट का, तो उसको हम लोग जानते हैं विधान परिषद के नाम से। जैसे आपका जो केंद्र सरकार में आप देखोगे लोकसभा और राज्यसभा को, इसमें जो राज्यसभा है उसको हम अपर हाउस ऑफ दी पार्लियामेंट कहते हैं, लोकसभा को हम लोग कहते हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर पीपल्स हाउस उसको यहाँ पे कहा जाता है। वैसे अगर हम स्टेट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यहाँ पे अपर हाउस होता है तो उसको हम विधान परिषद के नाम से जानते हैं, और जो लोअर हाउस होता है उसको हम विधान सभा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे लोअर हाउस ऑफ द स्टेट जो लेजिस्लेचर उसमें क्या होगा, तो आंसर होगा विधानसभा। आपसे अपर हाउस पूछा है तो आंसर क्या होगा, विधान परिषद। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है। तो अगर हम बात करें विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो यहाँ पे जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वो बेसिकली जो जिला अधिकारी होते हैं वो मानव अधिकार आयोग के जो है सदस्य नहीं होते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सभी शामिल होते हैं NHRC में। लेकिन जो जिलाधिकारी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो इसमें शामिल नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर
जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो उसकी स्थापना 1993 के तहत में इसकी स्थापना यहाँ पर होती है संवैधानिक निकाय के रूप में, मतलब सांविधिक निकाय के रूप में, नॉट संवैधानिक, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, किस समिति ने 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश यहाँ पे करी थी? तो ये सिफारिश करी थी पीके थुंगन समिति ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो स्थानीय सरकार की अगर हम बात करें तो उसी में ही स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की यहाँ पर करी थी पीके थुंगन कमेटी ने। और इसकी जो ये पूरा जो संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश हुई थी वो हुई थी 1989 में, ठीक है। तो ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, किस पर्पस के लिए हुआ था और कमेटी का नाम क्या था। तो ये तीन चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेके 255 ये किससे संबंधित है? तो अगर हम बात करें आर्टिकल 245 से लेके 255 के बीच में, तो ये बेसिकली केंद्र और राज्यों के बीच में जो एक संबंध यहाँ पर आता है ना, विधायी संबंध, उससे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये वित्तीय संबंध नहीं है, हम लोग यहाँ पे बात करें विधायी संबंध की, यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। आर्टिकल कौन सा? 245 से लेके 255 के बीच में। और भाग की बात करें तो भाग नंबर 11 में ये यहाँ पर शामिल है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 43 की, जो कि आपके डीपीएसपी में शामिल है। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। वहीं बात करें कि ये कौन से पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 4 में आपको देखने के लिए मिलेगा। और आर्टिकल आपसे पूछे तो आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में आपको ये पूरे आर्टिकल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसी में से वन ऑफ द आर्टिकल दैट इज़ आर्टिकल 43, जो कि यहाँ पे बात करता है किस चीज़ को लेके? यहाँ पे वो लोग बात करते हैं राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी कि द स्टेट शेल एंडीवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन दी रूरल एरियाज, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, जब कोई निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है, तो मूल कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद वहाँ पे लागू होता है? यानी कि अगर कोई भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर अपने 8 साल के बेटे को, एक यहाँ पे सिचुएशन आप लोगों को दी हुई है, अगर वो अपने 8 साल के बेटे को जो है कहाँ पे साइट पे काम करने के लिए ले जाता है रेदर देन सेंडिंग हिम और हर टू द स्कूल, तो यहाँ पे वो लोग कौन से आर्टिकल के अंदर यहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा? दैट इज आर्टिकल 51A का की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और 51A की बात करें तो यहाँ पर कौन सा आपका पूरा टॉपिक शामिल है? तो यहाँ पे एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक आता है, दैट इज़ मौलिक कर्तव्य, वो यहाँ पे शामिल है। उसी में ही जो 51A का के है वहाँ पर इस पूरे सिचुएशन के बारे में लिखा गया है, जिसमें कि बात की गई है 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे किसके बारे में? पढ़ाई शिक्षा के बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसकी बात करें, ये 2002 में संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत में ये मौलिक अधिकार के रूप में भी इसको जोड़ा गया था, एक तरीके से आर्टिकल 21A में, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस पूरे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि माता पिता या अभिभावक का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने 6 से लेके 14 साल के बच्चे को, या फिर जो उनका बच्चा है उसको वो स्कूल में पढ़ने के लिए वहाँ पे भेजे, उसको शिक्षा का अधिकार वहाँ पे उसको दिया जाए। तो ये माँ बाप का और अभिभावक का कर्तव्य होता है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको कोई भी हमारी PDF या फिर ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट, जिसका नाम है www.ravibooks
pdf.com पर विजिट करना है। अगर आपको कोई भी हमारी बुक को प्रिंटेड फॉर्मेट में घर पर मंगवाना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो रवि स्टडी ऐप को। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि को, एंड साथ ही में इंग्लिश मीडियम की किसी भी वीडियोज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि आदित्य क्लासेस को, राइट। तो वापस से शुरू करते हैं क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उसके संगठन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स विच कंसीडर द कंपोजिशन, टेक्सचर, structure, their occurrence and distribution and their origin related to the physiochemical condition is called as। तो उसको यहाँ पे हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है शैल विज्ञान या फिर पेट्रोलॉजी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरी एक स्टडी होती है पेट्रोलॉजी, दैट इज शैल विज्ञान के बारे में। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सबसे निकटतम एक सतह है जिसमें सबसे अधिक मौसमी परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आपको देखने के लिए मिले सीजनल चेंजेस, वो आपको कौन सी परत में देखने के लिए मिलते हैं? तो वो सबसे जो लोवेस्ट लेयर है ना एटमॉस्फेयर की, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, जिसको हिंदी में कहते हैं शौभ मंडल, वहाँ पर ही आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली डिफरेंट लेयर्स होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, जिसमें कि सबसे नीचे आती है कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पर आपको ओजोन लेयर देखने के लिए मिलेगा, फिर आती है मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड देन फिर आती है एक्सोस्फेयर। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? थर्मोस्फेयर की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीजनल चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो इन दोनों मतलब जो भारत और पाकिस्तान वाला रीजन है ना, वहाँ पे विवाद है किस चीज़ को लेके? सियाचिन ग्लेशियर्स को लेके। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि जिब्राल्टर जलडमरू बंदी, यानी कि जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, वो निम्नलिखित में से किसे आपस में जोड़ता है? तो ये बहुत एक नैरो एक जलडमरू मध्य यहाँ पर है, जो कि बेसिकली अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से यहाँ पर जोड़ता है, यानी कि जो अटलांटिक ओशन है उसको मेडिटेरियन सी से जोड़ता है कौन सा? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे जगह अटलांटिक को भूमध्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा कि कौन सा स्ट्रेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है? तो जावा और सुमात्रा को आपस में जो अलग करता है उसमें आपको नाम ध्यान रखना है सुंडा जो है स्ट्रेट का, यानी कि सुंडा स्ट्रेट का। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और सुंडा जलडमरू मध्य ही जो इंडोनेशिया द्वीप है ना, जावा और सुमात्रा, उन दोनों के बीच में ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दोआब का क्या मतलब होता है? तो दोआब की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि दो नदियों के बीच की भूमि। तो दो जो रिवर्स है उनके बीच की जो भूमि है ना, उसी को ही हम दोआब के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा का मैदान 5 नदियों के द्वारा अपवाहित होता है, तो उसे यहाँ पर बेसिकली हम दोआब के नाम से जान सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में जो OTE है इसका मतलब क्या होता है? तो OTE इसका मतलब होता है ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, यही किसका मतलब होता है? OTE का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कौन सा है? तो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कौन सा होगा भारत का? तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये यहाँ पर होगा तारापुर ऊर्जा संयंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तारापुर की अगर हम बात करें तो आपको जो महाराष्ट्र वाला रीजन है ना, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा ये द्वारा अलग होता है? तो अगर हम बात करें भूटान की, म्यांमार की और मालदीव की, तो ये तीनों ही भारत के साथ में लैंड बाउंड्री को यहाँ पे शेयर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मालदीव की, तो ये भारत के साथ में जो वाटर बाउंड्री को यहाँ पे शेयर करते हैं।
कुल मिला के 7 ऐसे देश है जो भारत के साथ में अपनी लैंड बाउंड्री को यहाँ पे शेयर करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले अगर हम इधर से शुरू करें तो पाकिस्तान, फिर यहाँ पे अफगानिस्तान, ये आपका रीजन आ जाएगा चाइना वाला, देन भूटान, नेपाल, इसके अलावा म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी जो है ना यहाँ पे ये लोग शेयर करते हैं लैंड बाउंड्री को। लेकिन जिसमें श्रीलंका की बात करें, मालदीव की बात करें, तो ये यहाँ पर शेयर करते हैं यहाँ पे मैरीटाइम बाउंड्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खट्टे फलों के उत्पादन के लिए काफ़ी श्रेष्ठ है? तो खट्टे फलों के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो एरिया यहाँ पर आता है उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है भूमध्य सागरीय क्षेत्र का, यानी कि मेडिटेरियन एरिया का। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। और खट्टे फलों में जैसे कि बात करें यहाँ पे नींबू, संतरा, अंगूर, इस जैसे खट्टे फल का काफ़ी बड़ी मात्रा में जो एक तरीके से यहाँ पे उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ओजोन परत के द्वारा किस प्रकार का विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो ओजोन लेयर सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपको स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो रीजन था ना एटमॉस्फेयर का, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है ओजोन का वो होता है O3। ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को। एक बार ये बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है और एक बार ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। 16 सितंबर को मनाते हैं हम ओजोन डे। साथ ही में इसके मापने की इकाई ये कौन सी होती है? ये होती है यहाँ पर डॉप्सन। और ये बेसिकली जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ना उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है कि पराबैंगनी विकिरण। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1915 में जब आईएनसी का सेशन होता है तो उस समय पे जो इसके अध्यक्ष थे ना आईएनसी के, वो कौन थे? तो वो यहाँ पर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये यहाँ पे थे कौन? अध्यक्ष इन दी 1915 सेशन ऑफ द आईएनसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन यहाँ पर किया था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज सपोर्टेड द मूव टू पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो यहाँ पर जो ये कदम का जो एक तरीके से यहाँ पे साथ दिया था वो दिया था किसने? वो दिया था हिंदुस्तान। ये किया था मुस्लिम लीग ने, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यहाँ पे समर्थन दिया था 1905 के बंगाल विभाजन का। और उस समय पे जो भारत के वायसराय थे वो कौन हुआ करते थे? तो 1905 के अराउंड में जो यहाँ पे वायसराय थे ना भारत के, उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो ये 1899 से 1905 के बीच में भारत के वायसराय यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 में जो है बंगाल प्रांत का विभाजन यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना ये कहाँ पर की गई थी? तो 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना ये होती है कहाँ पर? दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और 1928 में दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है ना वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक में नाम शामिल है चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह का, अशफाक उल्लाह खान का, सुखदेव थापर और साथ ही में जोगेश चंद्र चैटर्जी का। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो टाइगर लीजन या फिर जो फ्री इंडिया लीजन है इसके संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और इस सेना का गठन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके दौरान धोरी राष्ट्र की सहायता से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से इस पूरे जो लीजन है इसका यहाँ पे गठन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तून यानी रज़िया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो अगर हम बात करें अल्तूनिया की तो उसने राजा जो रज़िया सुल्तान थी उसको यहाँ पे कैद किया था। जो भटिंडा में किला है ना, मतलब किला मुबारक, वहाँ पर इनको कैद करके रखा गया था।
रजिया सुल्तान की बात करें तो एकमात्र शासक ये रही हैं दिल्ली सल्तनत में, महिला शासक। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, तो ये बिलोंग करती थी स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश से, यानी कि मामलुक डायनेस्टी से, ठीक है। और अल्तुन ने रजिया सुल्तान को जो पटिंडा का जिला मुबारक है वहाँ पर इनको कैद करके रखा था। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा इसकी शुरुआत करी थी, उसका नाम क्या था। तो दिल्ली का सुल्तान जिसने पैबोस और सिजदा की शुरुआत करी थी उसमें नाम शामिल है किसका, गयासुद्दीन बलबन का, जिसको हम शॉर्ट में सिर्फ बलबन के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अगेन दिल्ली सल्तनत में जो यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी है उसी में इनका मतलब उसी से बिलोंग करते हैं। 1266 से लेके 1287 के बीच में इनका यहाँ पे पूरा राज था और इन्होंने ही सिजदा और पैबोस की प्रथा यहाँ पर शुरू करी थी। सिजदा बेसिकली सम्मान के संकेत के रूप में अपने माथे को जमीन से छूने की क्रिया थी, जबकि अगर हम बात करें पैबोस की तो राजा के पैरों को चूमने की प्रक्रिया थी यहाँ पे कौन सी, सिजदा पैबोस में। तो ये इसी की शुरुआत की थी किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। और इन प्रथाओं का उद्देश्य बेसिकली शासक के शासन करने के दैवीय अधिकार के विचार को और सुदृढ़ बनाने के लिए इस पूरी प्रथा का यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि गुजरात का जो वाघेला राजवंश है वह अंतिम शासक कौन था उस राजवंश का, जिसकी हार के बाद में अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। तो गुजरात का वाघेला राजवंश की बात करें तो इसी का ही अंतिम शासक ये हुआ करता था कौन, इसका नाम यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, ये यहाँ पर हो जाएगा कर्णदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो वाघेला राजवंश की बात करें भारतीय राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी ईस्वी में कुछ समय के लिए गुजरात पर शासन किया और इस क्षेत्र पे अलाउद्दीन खिलजी की सेना की विजय से पहले वाघेला गुजरात के बड़े हिस्सों पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू राजा हुआ करते थे, जिसकी राजधानी ये डोलका यहाँ पर हुआ करती थी। और 1304 में अलाउद्दीन खिलजी की जो सेनाएं है ना उसने यहाँ पे हमला किया और जो अंतिम शासक हुआ करता था ना इस पूरे राजवंश का यानी कि कर्णदेव, तो इसको हरा दिया और वाघेला वंश का स्थायी रूप से इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवाने इंशा विभाग का प्रमुख था। तो दीवाने इंशा नाम से जो ये पूरा विभाग था इसका मतलब था दाबीरे खास, ठीक है, दाबीरे खास यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि बेसिकली पत्राचार और जो संचार के लिए जिम्मेदार था और इसका नेतृत्व ये दाबीरे खास करता था जो सुल्तान का मुख्य सचिव और निजी सहायक यहाँ पे हुआ करता था। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा ये हुआ करती थी कौन सी, दैट इज फारसी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फारसी जिसे अंतिम नाम मतलब बेसिकली फारसी या फिर पारसी इसको कह सकते हो, तो यही दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे राजकीय भाषा हुआ करती थी, जो कि मुख्य रूप से जो ईरान, अफगानिस्तान और जो तजाकिस्तान वाला एरिया वहाँ पर काफ़ी ये प्रचलित हुआ करती थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस खनिजों में से किस खनिज को हॉर्न सिल्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हॉर्न सिल्वर के नाम से हम लोग जानते हैं सिल्वर क्लोराइड को यानी कि AgCl को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है और इसी को ही हॉर्न सिल्वर के नाम से यहाँ पे जाना जाता था, जो कि काफ़ी एक फेमसली चांदी का क्या है, अयस्क है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी यहाँ पर होती है। तो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये होते हैं विटामिन ए की कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रतौंधी। फिर क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संधारण करता है। तो यानी कि लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ द सोलर एनर्जी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे पौधे। तो हरे पौधे सबसे बड़े यहाँ पे संधारण करता है किस चीज़ के, सोलर एनर्जी के। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा
पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र यहाँ पे जिम्मेदार होता है? तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो इसमें आपने 2 क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी सुना होगा, XX का और यहाँ पे XY का। अगर XX क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सी चाइल्ड है? गर्ल चाइल्ड है। XY क्रोमोसोम्स की बात करते हैं यहाँ पे बॉय या फिर मेल चाइल्ड है। तो डेट मीन्स अगर हम पुरुषत्व की बात करें, मेलनेस की बात करें, तो उस कंडीशन में आपको XY क्रोमोसोम्स के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग की अगर हम बात करें, विटामिन B1 की कमी से होता है कौन सा रोग? दैट इज बेरी बेरी रोग। जैसे हमने पहले डिस्कस किया रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें जो रोग है वो कौन सा? विटामिन A। वैसे ही बेरी बेरी रोग की बात करें तो इसमें जो विटामिन है उसमें विटामिन B1 के बारे में आप लोगों ने ध्यान रखना है, राइट। तो ये था आपका 50 क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें अपना फीडबैक, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही में टेस्ट के कुछ क्वेश्चन जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारत के लिए किस राज्य में जल संचयन के लिए यहाँ पे जो कुंड है, साथ ही में जो टांका है, उसका उपयोग मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? सेकेंड क्वेश्चन होगा, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में शामिल किया गया था? एंड थर्ड वन इज, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला जो थी यहाँ पे अन्ना चांडी, वो किस उच्च न्यायालय से संबंधित थी, यानी कि किस उच्च न्यायालय में उनको नियुक्त किया गया था? तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बुक्स की वेबसाइट, तो आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। साथ ही में किसी भी PDF के लिए, किसी PDF नोट्स के लिए आप विजिट कर सकते हो www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पे अदिति पब्लिकेशन था और यहाँ पे आपको ravibooks.pdf.com पर विजिट करना है। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, जहाँ पर आपको करंट अफेयर का जो पोर्शन है, जीके जिसका बैच, साथ ही में टेस्ट सीरीज, जीएस नोट्स, ई बुक्स, 25,000 क्वेश्चंस का टेस्ट, साथ में फ्री PDF टेस्ट और करंट अफेयर के नोट्स, और जो भी यूट्यूब पर वीडियोस होती है ना, उन सभी के नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। साथ ही में इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो बाय द नेम ऑफ करंट अफेयर्स बाय रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।